आ जाइए दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो जैसा कि बच्चा आप देख रहे हैं थंबनेल के अंदर, आपके लिए हम शानदार मज़ेदार क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जो बच्चा आरपीएफ और एसआई की तैयारी कर रहा है, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी करेगा, उन सभी के लिए विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। साइंस के बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है बेटा। इससे पहले एक क्लास जा चुकी है, दूसरी क्लास आज रहेगी, और जब तक आपका पेपर होगा बी कंटिन्यू हम लगातार आपके लिए क्वेश्चंस लाते रहेंगे। साइंस के, जनरल साइंस के जो क्वेश्चन रहेंगे, ये क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के सब्जेक्ट्स के रहेंगे। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे भाई। जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कह रहा है बच्चा कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स पुनः संग्रहण होता है। मतलब पुनः संग्रहण मतलब किसके रूप में स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट्स? शुगर के तौर पर, स्टार्च के तौर पर, ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन। देखिए बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है आपके लीवर में, जब मोस्टली मात्रा में ग्लाइकोजन जो होता है स्टोर होता है, तो कहाँ पर? लीवर के अंदर स्टोर होता है। या फैटी एसिड जो वसी अम्ल होता है वो भी कहाँ पर होता है? आपका लीवर के अंदर। जब शरीर में ज़्यादा मात्रा जिसकी बढ़ जाती है, उस सभी मात्रा को अपना स्टोर करने का जो काम करता है वो लीवर करता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को पुनः संग्रहण जो होता है मानव शरीर में, वो किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है बच्चा। किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट्स का ही रूप है। किसका रूप है बच्चा? कार्बोहाइड्रेट का रूप है। कार्बोहाइड्रेट्स का रूप है भाई। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? एथलीट होते हैं जो बेटा धावक होते हैं, जो रेसलर होते हैं, सभी को फास्ट एनर्जी चाहिए। तो फास्ट एनर्जी लेने के लिए बच्चा वो क्या पीते हैं, क्या लेना चाहिए? तो सबसे पहले मैं बात करूं सर जी, वो लेते हैं ग्लूकोज। क्या लेते हैं? ग्लूकोज लेते हैं। आपने देखा होगा ग्लूकोज, आपने कभी देखा होगा जो बच्चे जिम करते हैं तो ग्लूकोज पीते हैं, बोतल से भरा होता है। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है राजाओ। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर वसा होगा, विटामिन होगा, प्रोटीन। तो बच्चा ये क्या होगा आंसर? कार्बोहाइड्रेट्स होगा, क्योंकि बेटा ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। इसका मतलब ये कैसा है? मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज कैसा होता है बच्चा? एक मोनोसैकेराइड है। कैसा है? मोनोसैकेराइड है भाई, ध्यान रखें। ठीक है जी, मोनोसैकेराइड होता है ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट्स का रूप होता है। तो ऊर्जा जो मिलेगी बच्चा किससे मिलेगी आपको? ग्लूकोज से मिलेगी। इंस्टेंट एनर्जी जो मिलती है जल्दी से। वसा जो होती है बेटा आपको ऊष्मा देने का काम करेगी। और बच्चा विटामिन जो होती है बेटा आपकी, जो कहते हैं ना, एक प्रकार से पाचन में हेल्प करते हैं। और आपकी बच्चा रोग प्रतिरोधक, मतलब रोग जो है रोगों से लड़ने में क्षमता देती है। ठीक है जी, क्या कहेंगे? रोगों से लड़ने में क्षमता देने का काम करता है। ठीक है जी। हाँ, तो रोगों से लड़ना हम कह सकते हैं। तो इनमें जो हेल्प करती है बेटा वो कौन करती है? विटामिन करती है। प्रोटीन का काम होता है बेटा शरीर का निर्माण। शरीर का निर्माण जो करती है वो कौन करती है भाई? वो आपकी करती है बच्चों, क्या चीज़? प्रोटीन करती है। ठीक है जी। चलिए आगे तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है भाई। रक्त के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो आपका स्तर है उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा, कैसे व्यक्त किया जाएगा? इसके द्वारा पता लगाया जाता है। HG मरकरी के द्वारा, MM मिलीमीटर के द्वारा, MG मतलब मिलीग्राम के द्वारा प्रति डेसिबल से, भाग प्रति मिलियन से, या फिर ग्राम प्रति लीटर से। जल्दी से बताइए आंसर क्या होने वाला है। बहुत शानदार बच्चा। जय हिंद मेरे दोस्तों, जय हिंद। जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। चलिए तो ध्यान रखना, इसका आंसर जो होगा वो होगा क्या बेटा? मिलीग्राम प्रति डेसिमल में क्या करते हैं बेटा? रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को पता लगाया जाता है। देखिए बच्चा, आपने पता होगा इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से, मतलब मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय से निकलता है। इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग होता है बेटा? डायबिटीज, मधुमेह रोग होता है भाई, ध्यान रखें। तो ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज की मात्रा जब हो जाती है तो बच्चा आपको मतलब ये हो सकता है कि बस उसमें आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा क्या हो गई है? कम हो गई है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, कह रहा है शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है, ऊतक का मतलब होता है बेटा टिश्यू। क्या होता है? टिश्यू जो होता है। तो टिश्यू का मतलब निर्माण जो होता है किससे होता है? ठीक है, यदि आप शरीर का निर्माण, टिश्यू का निर्माण प्रोटीन से होगा, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से। जल्दी से जवाब दीजिए क्या आंसर होगा। तो शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है राजाओं, वो किससे होता है बच्चा? आपको पता है। शरीर का जो निर्माण होगा, जब शरीर का निर्माण होगा तो ऊतक का निर्माण है। तो शरीर का निर्माण हुआ या फिर ऊतकों का निर्माण हुआ, बात तो एक ही है। तो बच्चा ध्यान रखना, शरीर का जो निर्माण करता है वो कौन करता है? प्रोटीन करता है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? प्रोटीन होने वाला है। ऊतकों का निर्माण कौन करता है आपका? कौन करता है? प्रोटीन करता है भाई। ठीक है जी। और ऊतकों की अध्ययन क्या कहलाता है बेटा? ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी जो होता है ये ऊतकों का अध्ययन कहलाता है भाई, ध्यान रखें।
ठीक है, आपको पता है सेल, सेल से मिलकर ऊतक बनता है, कोशिका से मिलकर क्या बनता है, ऊतक बनते हैं, ऊतकों से बॉडी ऑर्गन मतलब शरीर के अंग बनेंगे, और शरीर के अंगों से मिलकर क्या बनता है, मनुष्य का संपूर्ण शरीर बनता है। तो ध्यान रखना है भाई। कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा देंगे, वसा जो होता है बेटा ये क्या करता है, आपको प्रकार से ऊष्मा देने का काम करेगा, विटामिन जो होता है रोगों से लड़ने में क्षमता और पाचन में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की? इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने करी है? थॉमसन ने, डी ब्रोगली ने, रदरफोर्ड ने, फिर बोर ने। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। राजाओ जल्दी से बताओ भाई क्या आंसर होने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की है? तो बच्चा ये किसने की है? बच्चा डी ब्रोगली ने तरंग प्रकृति के बारे में बताया। थॉमसन जो है बेटा जो है अब ऐसा आपके इलेक्ट्रॉन के खोज करता है। किसके खोज करता है राजाओ? इलेक्ट्रॉन के खोज करता जो है वो आपके कौन है? थॉमसन है। ये जो थॉमसन, रदरफोर्ड जो है बेटा ये आपके कौन किसके हैं? प्रोटॉन के। किसके हैं बच्चा? रदरफोर्ड जो है किसके हैं? प्रोटॉन के हैं। या फिर हम कह सकते हैं रदरफोर्ड जो होते हैं परमाणु के केंद्रक के भी खोज करता है। परमाणु के केंद्रक, परमाणु के केंद्रक के जो खोजकर्ता कहे जाते हैं वो किसे कहा जाता है? रदरफोर्ड को भी कहा जाता है भाई, ध्यान रखें। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मैसोन के खोजकर्ता कौन है? मैसोन के पाउली हैं, चैडविक हैं, युकावा हैं, या फिर थॉमसन है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। बहुत शानदार, गजब आपके जवाब आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड मेरे बच्चा। जय हिंद मेरे बच्चों, चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और जवाब देते रहिए भाई। शानदार, गजब। देखिए बच्चों आपको पता है कि मैसोन के खोजकर्ता जो कहे जाते हैं वो युकावा हैं। युकावा कौन है? युकावा हैं। और चैडविक जो अभी मैंने बताया था बेटा वो किसके कहे जाते हैं? वो हैं भाई साहब आपके न्यूट्रॉन के। किसके हैं? चैडविक किसके हैं? न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कहे जाते हैं। और थॉमसन है, जे थॉमसन ये किसके बेटा? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जेम्स चैडविक है। युकावा किसके हैं? मैसोन के। ठीक है जी, चलिए आगे की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, हीलियम जो होता है, हीलियम की संयोजकता कितनी होती है? आपको पता बढ़ जा, हाइड्रोजन हीलियम 2 होता है तो संयोजकता कुछ नहीं होगी क्योंकि ये इनर्ट गैसेज होती है बच्चा। तो 0 होगी, 1 होगी, 3 होगी या 2 होगी। तो सब पता है सर जी इसका क्या होगा? संयोजकता होती है बेटा क्या होती है? ये 0 होती है। ठीक है, इनर्ट गैसेज के अंदर आती है। एटॉमिक नंबर जो होता है 2 होता है हीलियम का, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, कह रहा है यूरेनियम न्यूक्लियस में कितने होते हैं बेटा? यूरेनियम 235 आपने सुना होगा। तो यूरेनियम 235 में कितने प्रोटॉन होंगे? 90 होंगे, 91 होंगे, 92 होंगे, 93 होंगे। यदि किसी भी यूरेनियम है, यूरेनियम आपने लिखा है तो उसको न्यूक्लियस में कह रहा है बेटा। इसमें आपको पता है सर जी प्रोटॉन प्लस में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसमें से पूछा प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो बच्चा आपको पता है प्रोटॉन की संख्या जो होगी बेटा 92, 92। तो ध्यान रखना कितना होगा बच्चा? 92 संख्या होती है इसमें प्रोटॉन की। किसी भी यूरेनियम जो लिख रखा है बेटा, इस यूरेनियम में इसके केंद्रक में जो होता है, केंद्रक में बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसमें पूछ रखा है खाली कौन सा पूछ रखा है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कितने होते हैं बेटा? 92 होते हैं, 92 होते हैं भाई, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। एक परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? मतलब कहना चाह रहा है कि कोई भी ऐसे कोई भी एटम है, ऐसे एटम है, तो इस एटम के अंदर कह रहा है बेटा, इस परमाणु के अंदर कह रहा है, इस परमाणु की सबसे छोटी इकाई, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है बेटा? परमाणु होती है। पदार्थ की छोटी इकाई की मैं बात करूं, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो परमाणु होती है। यहाँ से यहाँ तक इस रेडियस की पूछ रहा है तो ये होती है बेटा 10 की पावर माइनस 10 मीटर। क्या होती है बच्चा? 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो ना 6 होगी, ना 10 होगी, ना 14 होगी, ना 15। तो क्या होगी बेटा? ये क्या होगा? 10 की पावर माइनस 10 मीटर होगी। क्या होगी? 10 की पावर माइनस 10 मीटर होती है। यदि आपसे पूछने लगे ऐसे कोई आपका एटम है और एटम के बीच में कोई न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, तो इसकी आपकी रेडियस पूछने लगे तो बेटा ये होती है 10 की पावर माइनस 15 मीटर। 10 की पावर माइनस 15 मीटर यदि यहाँ पूछने लगे तो ये किसके होते हैं बेटा? केंद्रक की त्रिज्या आपसे पूछने लगे तो केंद्रक की त्रिज्या जो होती है तो बेटा वो कितनी होती है? वो आपकी होगी 10 की पावर माइनस 15 मीटर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है बेटा? अपवर्तनांक का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक किसका होता है? तो बच्चा जल्दी से बताइए। तो बहुत से बच्चे रेड कलर पर जाएंगे, पीला कलर, बैंगनी कलर, नीला कलर, हरा कलर। तो ध्यान रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक जो होता है बच्चा किस कलर का होता है? नीले कलर का होता है दोस्तों, ध्यान रखना है भाई, किस कलर का होगा? नीले कलर का होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भी निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है? इस तरंग दैर्घ्य को बोलते हैं बेटा वेवलेंथ। ठीक है जी, वेवलेंथ कह रहा है। जैसे मान के चलिए कोई वायर आपने पकड़ रखा है, ऐसे लगा रखा है, इस वायर को ऐसे पकड़ा, ऐसे उठाया, तो बच्चा ये ऐसे करके ऊपर नीचे कर रहा है। तो बच्चा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव होती है, यहाँ से फिर यहाँ तक एक वेव, यहाँ से यहाँ तक, तो मतलब ऊपर जाना नीचे जाना एक वेव होती है। और जो ये वेव होती है इतनी बड़ी, तो ये वेव की लंबाई होती है, इसको लैम्डा से नोट करते हैं। तो कह रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंग में तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका होता है? पराबैंगनी किरणों का, अवरक्त का, दृश्य किरणों का, गामा किरणों का।
तो बच्चा आपको पता होगा जो दृश्य किरण होते हैं, विजुअल जो आपकी रेज होती हैं, उनका जो होता है पराबैंगन जो कारण होता है, वेवलेंथ जो होता है क्या होता है, सबसे इनमें ज़्यादा होगा। और इनसे सबसे ज़्यादा जिन मैं कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा ये तरंग दैर्घ्य, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य आपसे पूछने लगे तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य इन तरंगों में, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य जो होता है बेटा, वो होता है रेडियो तरंगों का। किसका होता है? जो रेडियो वेव्स होती है ना, रेडियो तरंगों का सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है। और सबसे कम पूछने लगे, सबसे कम तरंग दैर्घ्य पूछने लगे तो बच्चा ये होता है आपका गामा रेज का। किसका होता है? गामा किरणों का, गामा तरंगों का, गामा रेज का। ठीक है जी, तो ध्यान रखें, इन चीज़ों को लिखते रहिए, आगे तरफ बढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर बच्चा 12 क्या करा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक ज्ञात होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक, अच्छा प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की? एडिसन ने, रोमर ने, फेराडे ने, वेबर ने। तो बेटा प्रकाश की चाल को किसने बताया था? बेटा रोमर ने बताया था, क्योंकि बेटा आपको पता है प्रकाश की छोटी इकाई होती है, प्रकाश की छोटी इकाई या प्रकाश की छोटी यूनिट हम कहने लगे हैं तो बच्चा ये होती है फोटोन। क्या होती है राजाओं? फोटोन होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट जो होती है फोटोन होती है। और बच्चा आपको पता है लाइट की जो स्पीड होती है, लाइट की स्पीड जो होती है वैक्यूम में, क्योंकि लाइट बेटा वैक्यूम में चल सकती है, लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में मतलब निर्वात में, तो वो कितनी होगी बच्चों? निर्वात में जो होती है बच्चा वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, हम कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, ध्यान रखें। तो बच्चा प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में, वैक्यूम में होगी। और किसने बताया? रोमर ने बताया। प्रकाश की छोटी इकाई क्या होती है? फोटोन होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है भाई। जब आपका सरल सूक्ष्मदर्शी होगा तो उस वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है? लेंस और प्रकाश के बीच, फोकस और के बाहर, वक्रता केंद्र पर या फिर अनंत पर। तो बच्चा ध्यान रखना, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को जो रखा जाता है राजाओं, वो रखा जाता है किसमें? लेंस और प्रकाश के बीच। कहाँ रखा जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी को? बेटा किसमें रखा जाता है? लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि वीडियो अच्छी लग रही है भाई साहब, गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें और आगे बढ़ते रहें शानदार तरीके से, क्योंकि बेटा कम समय होता है, क्वेश्चन ज्यादा करने होते हैं, जल्दी से करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है, मान के चलिए यहाँ पर एयर भरी हुई है और यहाँ पर आपने कांच लगा रखा है, तो बच्चा यहाँ पर हवा है और यहाँ से कोई लाइट जा रही है ऐसे करके, तो कह रहा है भाई जब लाइट कोई भी वायु से किस में जा रही है? ये कांच है, ठीक है, ये कांच है, तो कह रहा है भाई जब कोई लाइट एयर से कांच में जाएगी तो क्या होगा? तरंग दैर्घ्य बढ़ जाता है, तरंग दैर्घ्य घट जाता है, आवृत्ति बढ़ती है या फिर कुछ नहीं होता। तो बच्चा आपको पता है कोई भी ऐसे करके मान के तरंग दैर्घ्य जो होगा, तो ऐसे करके जो वेव्स चलती हैं, तो बेटा वेव्स जा रही हैं, तो बेटा वेव्स जो जाती हैं मीडियम पर डिपेंड करेंगी। रेयर मीडियम होगा तेज होगा और डेंसर मीडियम होगा तरंग दैर्घ्य कम हो जाता है। तो सीधी सी बात है, तरंग दैर्घ्य क्या हो जाता है बेटा? घट जाता है जब प्रकाश वायु से किसमें जा रहा है? कांच में। और जब प्रकाश कोई कांच से वायु की तरफ जाएगा तो बेटा तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रुकावट पैदा होती है ना, कांच में क्या होता है? डेंसिटी ज्यादा होती है, इसी वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है, ऊर्जा उत्पादकता माना जाता है, विनियामक बोला जाता है, फिर अमीनो अम्ल। जल्दी से बताइए, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने बच्चा बताया था कि प्रोटीन को क्या कहा जाता है, तो सभी को पता है सर जी, शरीर का निर्माण करने वाला क्या होता है बेटा? प्रोटीन होता है। बॉडी बिल्डर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, या सभी की बॉडी का जो होता है, जो शरीर का निर्माण करता जो होता है ना, तो प्रोटीन होता है। किसी का शरीर पतला या कमजोर है तो उससे कहते हैं भाई प्रोटीन खा लिया कर, शरीर को हट्टा कट्टा बनाना है, तो ध्यान रखना है। तो प्रोटीन से क्या होता है बेटा? शरीर का निर्माण होता है। प्रोटीन के खोजकर्ता जो है बच्चा, वो है मूल्डर। कौन हुए बच्चा? मूल्डर हुए। और एक नाम था बर्जेलियस। कौन थे बेटा? बर्जेलियस। तो मूल्डर और बर्जेलियस दो व्यक्ति हुए जिन्होंने बेटा किसके बारे में खोज करी थी? प्रोटीन की। तो ध्यान रखना बेटा, प्रोटीन खा करके आपको क्या करनी है? वर्जिश करनी है। याद करने का तरीका है भाई ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एंजाइम मूल रूप से क्या है भाई? एंजाइम जो होते हैं क्या होते हैं बेटा? वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लिपिड होते हैं, स्थूलावर्धकता होते हैं या फिर प्रोटीन होते हैं। जल्दी से बताइए। आपको पता है बेटा, एक लाइन आपने सुनी होगी कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, इसका मतलब सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो आंसर क्या होगा बेटा? डी आंसर होने वाला भाई। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल हार्मोन्स आर नॉट प्रोटीन। पता है ना, सभी एंजाइम प्रोटीन तो हो सकते हैं परंतु सभी जो हार्मोन्स होंगे वो प्रोटीन नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता भाई? किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? मांस में, दूध में, चावल में, दाल में। सभी को पता है मांस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, दाल में पाया जाता है। सर जी किसमें नहीं पाया जाता? चावल में। चावल में क्या पाया जाता है बेटा? चावल में तो सर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है भाई चावल में, गेहूं में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर देखिए आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? उड़द में, मटर में, चना में, सोयाबीन में। तो बच्चा ध्यान रखना, सबसे अधिक प्रोटीन जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है बेटा? सोयाबीन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, सोयाबीन ना आए तो आपको बेटा दाल लगाना है, दाल।
सबसे अधिक प्रोटीन जो पाया जाता है दालों में पाया जाता है। दालों में सबसे अधिक किस में पाया जाता है? सोयाबीन के अंदर पाया जाता है भाई, ध्यान रखें। तो सोयाबीन और चना, सोयाबीन और चना में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो सबसे अधिक चना से अधिक किस में पाया जाता है? सोयाबीन में। उसके बाद किस में पाया जाता है? चना में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाए जाते हैं भाई। शाकाहारी तौर पर प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा? अनाजों में, दालों में, सब्जियों में, दूध में। तो मैंने अभी बताया था बेटा किस में ज़्यादा पाए जाते हैं? शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन जो पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं बच्चा? आपके दालों में पाए जाते हैं, क्योंकि सोयाबीन और चना भी क्या होती हैं? दालें ही होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं भाई? एक हाइड्रोजन होता है 1h1, ठीक है, इसके 3 समस्थानिक होते हैं 1h1, 1h2 और 1h3। पहले मैं पहली बात करूं तो हाइड्रोजन का एटम का नंबर, एटम का मास भी एक ही होता है। तो हाइड्रोजन के एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो बच्चा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कुछ नहीं। तो बच्चा ध्यान रखना है, इससे न्यूट्रॉन की पूछ रहा है तो कोई नहीं होगा भाई, ध्यान रखना क्या नहीं होगा? कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि संख्या एक ही होती है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत शानदार। आवारा तत्व भी कहा जाता है किसको? हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 21, परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है? परमाणु मतलब एटम का कौन सा भाग है विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट को उत्पन्न करने का काम करेगा? वो प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो आपको पता है सर जी, किसी भी परमाणु के बीच में तो क्या होते हैं सर जी? प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन होते हैं। और जो चारों तरफ जो सेल होती है KLM है ना, ठीक है, N जो सेल्स होती हैं, इन सभी में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं भाई। क्या रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं भाई, ध्यान रखें। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं बच्चा जो आपका क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉन होगा। तो परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा उत्पन्न करने का काम करेगा? इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने का काम करेगा, क्योंकि बेटा विद्युत धारा का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। विद्युत धारा का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चलना ही क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब नियत रहता है। यह निष्कर्षण किस नियम से निकलता है भाई? ये चार्ल्स के नियम से निकलता है, बॉयल्स के नियम से निकलता है, अवोगाड्रो की अभिकल्पना से निकलता है, पास्कल के नियम से निकलता है भाई। तो दिए गए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब नियत रहता है। यह निष्कर्षण किसने दिया बेटा? हाँ, ये किसने दिया था बेटा? चार्ल्स का नियम है। कौन सा नियम है? चार्ल्स का नियम कहा जाता है भाई इसको। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण और के अपेक्षित वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं। तो ये नियम किसने दिया था? बॉयल का नियम, डाल्टन का नियम, ग्राम का नियम या फिर चार्ल्स का नियम? तो बच्चा किसने दिया था? ग्राम का नियम। ये किसने दिया है? ग्राम का नियम दिया है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन को बच्चा हम क्या बोलते हैं? TIR। TIR का मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल रिफ्लेक्शन बोलेंगे भाई। तो TIR जो होता है बेटा, हीरे में आई दरार का, हीरे का चमकना, शीशे में आई दरार का चमकना, मिराज का बनना, मरीचिका का बनना, भूतिया जहाज का बनना, ठीक है, या फिर जो आपका प्रकाशीय तंतु जो होता है, इसका मतलब ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं, सभी पूर्णांतरिक परावर्तन पर काम करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है पूर्णांतरिक परावर्तन जब होगा जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में या फिर वायु से कांच में। इसका मतलब हम कह सकते हैं बेटा जब किससे? हीरे से किस में चलेगा बेटा? आपका हीरे से किस में चलेगा? कांच में चलेगा। तो बच्चा क्या होता है? पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। आपको पता है हीरे का चमकना या कांच में आई दरार का चमकना, ये सभी किस पर निर्भर करते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर करते हैं, क्योंकि बेटा इसमें कोई लाइट जाती है कहीं बाहर ना निकल की वजह से उस सतह पर चलने लगती है और उसकी सतह शाइन करने लगती है, चमकने लगती है, इसको हम बोलते हैं TIR। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करेगा? जो ऑप्टिकल फाइबर होता है बेटा, मैं अभी बता रहा था ना, ऑप्टिकल जो फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर्स जो होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स प्रकाश तंतु किस पर काम करेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, प्रकीर्णन होता है, व्यतिकरण। तो बच्चा ध्यान रखना, इसका आंसर होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका मतलब TIR पर निर्भर करता है ऑप्टिकल फाइबर। बेटा ऑप्टिकल फाइबर संकेत भेजता है, संकेत भेजना, संकेत मतलब सिग्नल जो भेजता है ना, बहुत अच्छी तक टेक्निक होती है ऑप्टिकल फाइबर्स। वहाँ से यहाँ तक पूरे देशों में, वहाँ से यहाँ तक सिग्नल भेजने का काम करता है। तो बेटा समुद्र के माध्यम से मोटी मोटी ऑप्टिकल फाइबर्स की आपकी क्या है जो आपकी क्या केबल डाली जाती है, जिससे आपका सिग्नल भेजने का काम किया जाता है। तो बच्चा ध्यान रखना, ऑप्टिकल फाइबर्स पर काम करेगा। प्रकाश का अपवर्तन जो होता है बेटा आपका होता है कौन सा? जैसे कि आपके कौन सा होता है? मतलब पेंसिल का पानी के अंदर डालने पर बेटा पेंसिल का छड़का मुड़ा हुआ दिखाई देना, मछली का अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ दिखे ना, ऐसे सिक्के का दिखाई देना, ठीक है, सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना, ये सब इस पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना भैया। इसका मतलब जो आपकी लाइट एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, डायनेमो करता है, सौर सेल करता है, विद्युत मोटर या फिर विद्युत सेल। जल्दी से बताइए। तो बता बेटा आपका प्रकाश कहाँ से निकलता है? सूर्य से सौर ऊर्जा, ठीक है। ये सौर सेल जो होते हैं, सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को जब सूर्य से लाइट आती है उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? विद्युत में। आप बैटरी चार्ज कर लेते हो, बाद में उसको यूज करते हो विद्युत के तौर पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चा देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ये डायनेमो करता है, विद्युत मोटर करती है, सौर सेल या फिर विद्युत सेल। जल्दी से बताइए। तो बच्चा बताया आपको यांत्रिक मतलब यंत्र जो चलता है
है, आपने देखा होगा ब्याह शादियों में जब लाइट चली जाती है तो आपका जनरेटर लाया जाता है, आपका ये कैसे डायनेमो लाया जाता है, वो ये होता है बेटा डायनेमो। ये यंत्र होता है, जब यंत्र चलेगा तो आपको क्या देगा भाई, बिजली देगा। क्या देगा, बिजली देगा। ध्यान रखिए। यदि वीडियो अच्छी लग रही है गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें। आपको एक कार्य से मोटिवेशन मिलेगा और हम प्रत्येक दिन आपके लिए ऐसी क्लासेस ला रहे हैं और लाते रहेंगे। इससे पहले बेटा आपके 28 से 30 क्लास आपकी जा चुकी हैं। बच्चा ध्यान रखें, सभी बच्चे वहाँ जुड़े और क्लासेस को देखें, बड़ी शानदार मजेदार क्लासेस रहने वाली हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है भाई। सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है, मतलब टेम्परेचर क्या होता है, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है। तो बच्चा देखिए 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻7 केल्विन, 2.5 10⁻7 केल्विन, 1.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 केल्विन, 1.4 10⁻7 केल्विन होता है। तो बच्चा ध्यान रखना है, सूर्य के केंद्र का मतलब कोई सन है और सन के सेंटर का तापमान आपसे पूछ रहा है, तो 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻7 केल्विन होता है। तो ध्यान रखिए, आउटर सरफेस का जो तापमान होता है जिसका किसका, सूर्य का आउटर सरफेस की मैं बात करूं तो बेटा ये कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इस पर जो धब्बे पाए जाते हैं उनका होता है 3500 डिग्री सेल्सियस जो होता है बच्चा, क्योंकि वो 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है 6000 से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिए। 45 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है भाई। सूर्य के केंद्र का, सूर्य का जो सेंटर होता है उसका जो आपको प्रेशर होता है कितना होता है, 3 × 10⁻16 बेटा, ये 16 है, पावर 16 है। और 10⁻9 लिख लो आप, 2 × 10⁻16 लिख लो। ठीक है, जो 10⁻10 लिख लो। ठीक है, तो कितना होता है बच्चों, तो ध्यान रखना बच्चा, ये होता है 2 × 10⁻16 न्यूटन वर्ग मीटर होता है। किसका, सूर्य के केंद्र का जो दाब होता है, प्रेशर होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, परमाणु रिएक्टर आधारित होता है भाई। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं किस पर आधारित होते हैं राजाओं, जल्दी से बताओ। तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं नाभिकीय संलयन पर निर्भर करते हैं, नाभिकीय विखंडन पर, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, या सभी। तो परमाणु रिएक्टर जो होते हैं बच्चा, आपको पता है बेटा, नाभिकीय संलयन जो होता है सूर्य के अंदर होता है, नाभिकीय विखंडन परमाणु बम में होता है। तो बच्चा ध्यान रखना, परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन, बच्चा नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, किसी चीज का फैलाव होना, और संलयन का मतलब किसी चीज को जुड़ना। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखें, नाभिकीय विखंडन होता है परमाणु रिएक्टर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 31, प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है भाई। प्रोटीन सबसे ज्यादा किससे मिलता है, काले चने से, बंगाल चना से, मटर से, या सोयाबीन से। तो पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं, सोयाबीन से सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है बच्चा, प्रोटीन मिलता है सोयाबीन। सोयाबीन सबसे ज्यादा मात्रा में कहां होता है, तो बेटा ये एमपी में होता है। सोयाबीन कहां होता है, सोयाबीन और चना, सोयाबीन चना सबसे ज्यादा क्या होता है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश के अंदर होता है भाई दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, मानव शरीर में वसा जमा होती है। मनुष्य शरीर में जो फैट होता है, फैट कहाँ जमा होता है, फैट कहाँ जमा होता है, तो बेटा बाह्य त्वचा में, बाहरी त्वचा में होगा। वसा ऊतक में होता है, जो फैटी टिश्यू होता है उसमें होगा, लीवर के अंदर होगा, या फिर एपिथेलियम होगा। जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है। तो बच्चों देखिए, मानव शरीर में वसा जो फैट जमा होता है तो वो फैटी एसिड के रूप में होता है। तो इसका आंसर जो होगा बेटा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। क्या आंसर होगा बेटा, बी। तो ध्यान रखना, वसाई ऊतक फैटी एसिड के रूप में, सॉरी फैटी टिश्यू के रूप में जो होती है वसा जमा होती है। ध्यान रखना, वसा का कार्य क्या होता है, इस फैट का काम होता है बेटा आपको ऊष्मा देना। ऊष्मा मतलब हीट देना, इसका मतलब ये कंबल का कार्य करता है। किसका, कंबल का कार्य करता है। जैसे आप सर्दियों के समय में बेटा आप कंबल ओढ़ते हो, तो उसी प्रकार से आपके शरीर पर ऑलरेडी क्या है बेटा, आपका ये फैट होता है। फैट एक कंबल का काम करता है, आपको सर्दी का लगने से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती भाई, किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो बच्चों देखिए, ऊर्जा किससे प्राप्त नहीं होगी, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से। जल्दी से देखिए बच्चा, किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, तो ऊर्जा जो प्राप्त नहीं होगी वो किससे, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, विटामिन से, या फिर वसा से। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। ऊर्जा प्राप्त किससे नहीं होती, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है, बिल्कुल मिलती है। प्रोटीन से मिल सकती है, वसा से मिल सकती है। तो विटामिन से बेटा आपको क्या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, फिर आपकी रोकथाम जो मात्रा होती है उसको बढ़ाते हैं। अच्छा, विटामिन किससे मिलते हैं, जैसे आप गाजर खा लेते हो, आप गाजर खा रहे हो, मूली खा रहे हो, संतरा खा रहे हो। ठीक है, जो फल फ्रूट जितने भी आप खाते हो ना, गाजर मूली संतरा नींबू जो भी कुछ खा रहे हो, तो इन सभी से क्या मिलते हैं बच्चे, आपको विटामिन मिलते हैं, सूर्य का प्रकाश से, दूध से, सभी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में ऐसे किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, विटामिन को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स को, वसा को। देखो अभी मैंने बताया था ना, रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है जो रक्षा करने का काम करता है। इसका मतलब पाचन करता है। देखो आपने सलाद खाई है, टमाटर की, मूली की, संतरे की, जिसकी सलाद आप खा रहे हो खाने के तौर पर, तो बच्चा ध्यान रखना वो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो बच्चा ध्यान रखना वो क्या होती है बेटा, आपको विटामिन होती हैं। विटामिन की खोज करता कौन है बेटा, फंक है। 1911 में विटामिन की खोज किसने करी थी बच्चा, आपके विटामिन की खोज फंक ने 1911 में की थी। आपने सुना होगा विटामिन ये होती है ए बी सी डी ई के, B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B11 B12। ठीक है जी, तो ध्यान रखना है विटामिन क्या है बेटा, एक रुक्षांश पदार्थ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। गाजर में कौन सी विटामिन होती है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो बच्चा ध्यान रखना है,
जो गाजर में विटामिन होती है बच्चा वो कौन सी होती है? विटामिन ए होती है। बहुत शानदार आपके जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड। लगे रहिए इसी प्रकार से, मेहनत करते रहिए भाई साहब। मेहनत भी आपकी होगी, कामयाबी भी आपकी होगी, और भाई साहब खुशी भी जो होगी आपको ही होने वाली है, किसी और को नहीं होगी। तो ध्यान रखना बेटा, गाजर में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो विटामिन ए होती है। विटामिन डी जो किससे मिलेगी बेटा? सूर्य के प्रकाश से मिलती है। सूर्य का प्रकाश से मिलती है विटामिन डी। और बेटा ये दूध से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? दूध से भी प्राप्त हो जाती है। विटामिन सी खट्टे फलों में होती है बेटा, खट्टे पदार्थ। खट्टे पदार्थ नींबू, संतरा, किन्नू, मौसमी जो खा रहे हैं उससे मिलती है। विटामिन जो होगी मिलेगी हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनसे क्या मिलेगा बच्चा? आपका विटामिन ई मिलेगा। प्लस में आपका जो आपका गुड़ होगा, सॉरी गुड़ नहीं, आपका क्या लिखेंगे यहाँ पर? आपका लिखेंगे बच्चा प्रोटीन। क्या लिखेंगे? प्रोटीन जो मिलेगा, प्रोटीन से भी आपको क्या मिलेगा बच्चा? वो आपको विटामिन मिलेगा, ध्यान रखें बच्चा। और बेटा आपके जो दाल होती हैं, दालें से भी क्या मिलता है बेटा? आपको विटामिन ई मिलता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन 36 देखिए, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है भाई। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर स्टोर होता है, किसके रूप में स्टोर होता है? तो यकृत में होता है, तिल्ली में, अमाशय में, उधर में। उधर को अमाशय बोला जाता है, मतलब स्टोमक बोला जाता है, अमाशय को पेट बोला जाता है, तिल्ली जो होती है स्प्लेन या फिर किसके अंदर? यकृत के अंदर। तो बच्चा ध्यान रखिए, यकृत के अंदर विटामिन ए स्टोर होता है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम हम बात करें तो बच्चा वो होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रासायनिक नाम तो होता है रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है, रोग, उसका नाम होता है बेटा रतौंधी। ठीक है बच्चा, ध्यान रखिए, रतौंधी आंख के अंदर होने वाला रोग होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है भाई। लोहे पर जो जंग लगता है कैसा उदाहरण है? जस्तीकरण बेटा। लोहे पर जब यही आप किसी के पर चढ़ा जाते हैं, लोहे पर जंग बचाना है तो जस्तीकरण होता है, बहुलीकरण होता है, अवकरण होता है, ऑक्सीकरण। तो लोहे पर जंग लगना, ऑक्सीजन की उपस्थिति। जब लोहे पर जंग लगेगा तो बेटा आप क्या होगा? एक तो ऑक्सीजन होगा, प्लस में क्या होगा? एक ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, नमी होती है। इन दोनों की वजह से क्या हुआ? लोहे पर जंग लग जाता है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कहते हैं बेटा। ध्यान रखें भाई, लोहे पर जंग लगने से लोहे का वेट जो होता है बढ़ जाता है। और दूसरी बात, लोहे पर जंग लगना एक कैसी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने देखिए 38 देखिए क्या कह रहा है? ऑक्सीकरण यह प्रक्रिया जिसमें तत्व की संयोजकता क्या होती है? ऑक्सीकरण जिसमें तत्व की संयोजकता जो होती है घट जाती है, बढ़ जाती है, परिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा ऑक्सीजन की प्रक्रिया जिसमें तत्व की संयोजकता जो होती है वो क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है तत्व की संयोजकता जो होती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 39 देखिए, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? कोई भी इंसान इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो बच्चा उस पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति जो होगी तो बच्चा उसको पॉजिटिव चार्ज, और लेगा तो किसी से तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो उसको उत्प्रेरण बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं, अभिप्रेरण या अवकरण। तो बच्चा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ठीक है जी, ऑक्सीडेशन होता है भाई, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीडेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कह रहा है? विद्युत धनात्मक तत्वों में संयोज करने की क्रिया को क्या कहा जाता है भाई? विद्युत धनात्मक जो पॉजिटिव जो चार्ज है तत्वों में संयोग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं, भंजन कहते हैं, दहन कहते हैं, अवकरण। तो बच्चा ध्यान रखना है, विद्युत धनात्मक तत्वों में संयोजन करने की क्रिया को कहते हैं अवकरण कहा जाता है। क्या कराता है? अवकरण कहा जाता है राजो। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 41, परमाणु बम आधारित है। परमाणु बम किस पर आधारित होता है? नाभिकीय संलयन, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, या अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, या सभी। पिछले क्वेश्चन मैंने बताया था परमाणु बम जो होता है आपको पता बेटा नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, परंतु ये अनियंत्रित होता है, इसको नियंत्रण करना बड़े कठिन हो जाता है भाई, ध्यान रखना। तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन जो होता है वो किसका होता है? नाभिकीय विखंडन होता है, ध्यान रखें। चलिए, हाइड्रोजन बम जो परमाणु बम होता है नाभिकीय विखंडन होता है, हाइड्रोजन बम जो होता है बेटा वो कौन सा होता है? नाभिकीय संलयन होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 42, हाइड्रोजन बम आधारित है बेटा। देखिए ये आ गया, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन दोनों। तो बच्चा ध्यान रखना है, जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, क्योंकि सूर्य जो होता है इसी पर काम करता है, सूर्य। क्योंकि इसमें बच्चा दो गैसेज होती हैं, कौन कौन सा? सबसे ज़्यादा मात्रा में एक होती है हाइड्रोजन, और प्लस में एक और होती है हीलियम। हाइड्रोजन प्लस हीलियम की वजह से क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है बच्चा? आपका नाभिकीय संलयन होता है, ये जुड़ती हैं, और जिसकी वजह से सूर्य का निर्माण होता है, हाई टेम्परेचर बनता है, और सूर्य का टेम्परेचर हाई बनता है इसी की वजह से। कौन सी वजह से? नाभिकीय संलयन की वजह से। अगला क्वेश्चन का आपके सामने 43 देखिए, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक। बिल्कुल, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो अर्धचालक होते हैं, सिलिकॉन कौन सा बच्चा? सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं अर्धचालक होते हैं, सबसे अच्छा अर्धचालक यही कहे जाते हैं। जर्मेनियम से बेटा चिप बनाई जाती है, चिप मेमोरी कार्ड जो चिप होती है ना, मेमोरी कार्ड जो चिप होती है, चिप मेमोरी जो होती हैं, सिम कार्ड जो चिप होती हैं, सिम कार्ड जो चिप बनाई जाती हैं, सिम कार्ड चिप जो होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं बेटा ट्रांजिस्टर जो होते हैं, ट्रांजिस्टर जो होते हैं किससे बनाए जाते हैं? जर्मेनियम से बनाए जाते हैं, सॉरी जर्मेनियम, सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? सिलिकॉन से, जर्मेनियम से बनाए जाते हैं, पर सबसे ज़्यादा मात्रा सिलिकॉन की होती है। एक संयोज होता है, 5 संयोज होते हैं, त्रिसंयोज होता है, चतुर्थ संयोज होता है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक जो होते हैं बेटा कैसे होते हैं? चतुर्थ संयोजी होते हैं। कैसे होते हैं? चतुर्थ संयोजी कहे जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या कह रहा है 44, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? पॉजिट्रॉन जो है बच्चा, ये पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स है। किसका? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स जो है, एंटी पार्टिकल्स है,
ठीक है। पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स होता है, जिसके खोजकर्ता जे थॉमसन है, जेम्स चैडविक, एंडरसन या फिर रदरफोर्ड। तो बच्चा ध्यान रखिए, पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी? एंडरसन ने कही है। जे थॉमसन बेटा इलेक्ट्रॉन के खोज करता है, इलेक्ट्रॉन के। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोज करता है, ठीक है जी। न्यूट्रॉन के जो खोज करता है, न्यूट्रॉन के खोज करता कौन है? जेम्स चैडविक। रदरफोर्ड जो बेटा ये है भैया प्रोटॉन के, किसके हैं? प्रोटॉन के खोज करता है। भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलिए बहुत शानदार गजब आपके जवाब आ रहे हैं, इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है। 45 है। लाइसोसोम की खोज किसने करी है? विलियम हार्वे, सी डी डुवे, डी डुवे हैं ये, डी डुवे, ठीक है जी, या फिर जॉन डी डुवे हैं, जॉन डाल्टन है, ग्रेगर मेंडल है। ग्रेगर मेंडल, जल्दी से बताइए लाइसोसोम की खोज किसने करी है बच्चा? तो आप सभी को बताओ लाइसोसोम को खोज करता कौन है? डी डुवे हैं। विलियम हार्वे बेटा रक्त परिसंचरण तंत्र के खोज करता है, रक्त परिसंचरण तंत्र। विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण तंत्र है। जॉन डाल्टन परमाणु की खोज करता है, जॉन डाल्टन परमाणु के। ग्रेगर मेंडल अनुवांशिकी खोज करता है, अनुवांशिकी, ठीक है जी, जेनेटिक्स के खोज करता जो कहे जाते हैं वो ये हैं। डी डुवे किसके हैं? लाइसोसोम के, लाइसोसोम, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चा 45 क्वेश्चन हमने करे हैं और बड़े ही मजेदार क्वेश्चंस थे। यदि वीडियो अच्छी लग रही है गुरुदक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपके कार्य से हमें मोटिवेशन मिलेगा और प्रत्येक दिन हम आपके लिए ऐसी क्लासेस ला रहे हैं और लाते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। और दूसरी बात, जो मेरा भाई ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो नीचे चले हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकता है। आपको अपने ग्रुप में, जो आपकी क्लास देख रहे हो उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आरपीएफ में या एसआई को जो तैयारी कर रहा है तो उसको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो चलते हैं, आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।